स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कर चलाते हुए बोला। मैं भी उसके इस जवाब को सुनकर चाहत चिढ़ गई और उसने अपना हौंठ छुड़ा लिया और उसकी ओर देख कुड़ते हुए बोली, देखो मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूं, अगर तुमने इस बार मुझे उसे करने की कोशिश की ना तो देखना चंडुल कर दूंगी तुम्हें, फिर घूमने रहना गजनी बनके और सीधे सीधे बताओ चाहते क्या हो तुम। हाँ, सुबह से देख रही हो तुम्हें मेरे आसपास ही रहना है, कभी मुझे देख रहे हो कभी मेरे साथ यहाँ आने के लिए मान जा रहे हो और अब तुम हौंठ भी पकड़ रहे हो, क्यों? चाहत की इतनी छोटी सी शिकायत सुनकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो जानता था कि उसकी बीवी वृंदा इस तरह से नहीं थी कि वो बच्चों सा स्वभाव रखे और जल्दी से चिढ़ जाए, बल्कि उसका स्वभाव शांत था मगर शर्मीला भी। एक बार उनका होंठ आपस में टकरा गया था, तब उसने वृंदा को देखा था जो शर्मा गई थी। उस वृंदा में और इस वृंदा में जमीन आसमां का फर्क था, ये बात वो भी जानता था, लेकिन उसे ये वाली वृंदा ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्योंकि ये वाली वृंदा किसी से डरती नहीं थी, उससे भी नहीं। क्या हौंठ पकड़ना गलत है, वो भी अपनी ही बीवी का? अश्वा ने जैसे ही ये बात कही वैसे ही चाहत के दिल की धड़कनें रुक गई। क्या वो उसे अपनी बीवी कह रहा था और मान रहा था? पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में एक गर्माहट का एहसास हुआ जब अश्वा ने उसके हौंठ को हल्के से अपनी उंगली से रब किया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके साथ है, उसका साथ देने के लिए। उसने अश्वा को देखा, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तब तक वो मॉल पहुंच गए थे। चले अंदर, अश्वा ने उसके उतरने के बाद उसका हौंठ पकड़कर एक बार फिर कहा और उसके रिस्पॉन्स के बिना ही उसे लेकर आगे बढ़ गया। पूरे हक के साथ, बिल्कुल वैसे जैसे एक पति करता है अपनी पत्नी के साथ। हाँ, उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन शायद अश्व के दिल में कुछ था जो वो उस बताना नहीं चाह रहा था। चाहत ने अपने हौंठ को देखा जो इस वक्त अश्व ने मजबूती से थामा हुआ था। अचानक ही उसे क्या हुआ, उसने उसका हौंठ थाम लिया। अश्व ने चलते हुए ही अपनी नजरें झुकाकर हौंठ को देखा तो पाया कि चाहत ने उसका हौंठ खुद से थाम रखा था, वरना अब तक तो सिर्फ वही उसे थाम रहा था। वो हल्के से मुस्कुरा दिया और तब तक वो मॉल के अंदर पहुंच गए। चाहत अपने लिए जाकर साड़ी पसंद करने लगी। उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। वैसे भी उसे साड़ियां पहनने का कोई शौक नहीं था। वो तो वृंदा की जो साड़ियां थी वही पहनती थी, और आज जब उसे खुद के लिए नई साड़ी लेनी पड़ रही थी तब उसे प्रभु याद आ रहे थे। ये कपड़े डिसाइड करना इतना मुश्किल क्यों होता है, उसने खुद से ही बड़बड़ा कर कहा, लेकिन अश्वर ने उसकी बात सुन ली। उसकी वो प्यारी सी बड़बड़ाहट में छिपी चिढ़ को सके वो हल्के से मुस्करा दिया और वहां से दूसरी ओर आ गया जहां डिजाइनर साड़ियां थी। उसने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई और अचानक ही उसकी नजर एक पुतले पर गई जिसमें एक लाल और पीले रंग की साड़ी पहनाई हुई थी। उस पुतले में उसे अचानक ही चाहत का चेहरा नजर आया, जिसे देख वो हैरान रह गया। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो चाहत अब भी वहीं बैठी साड़ियां पसंद कर रही थी। उसने हैरानी से अपना सिर घुमाया तो वहां एक बार फिर वही पुतला था। उसने मुस्कुराकर अपने बालों में हौंठ फेरा और एक अटेंडेंट को बुलाकर उस साड़ी को चाहत को देने को कहा। चाहत ने जब वो साड़ी देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे इतनी अच्छी साड़ी पहले क्यों नहीं मिली? उसने जल्दी से उसे लिया और ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। अश्वा ने जब उसे उस साड़ी को खुशी से ले जाते देखा तो उसके दिल में एक उमंग की लहर दौड़ गई। यही तो होता है ना, पहली बार जब आप किसी को चाहिए कि वो आपकी पसंद की हुई चीज पहने और वैसा हो जाए बिना उसकी जान में आए। यही तो अश्वा के साथ भी हो रहा था। चाहत को उसकी पसंद की हुई साड़ी ही पसंद आए। कुछ समय बाद चाहत साड़ी पहनकर बाहर आए तो अश्व उसे देखता रह गया। लाल रंग और पीले रंग की बॉर्डर वाली साड़ी में वो किसी देवी सी लग रही थी। अश्व की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। क्या रखा है उन छोटे कपड़े में? अगर किसी से प्यार करते हो तो उसे ये साड़ी देकर देखो, तुम्हें वो देवी सी लगेगी। अश्वा ने खुद से ही कहा और अनजाने में ही अपने कदम चाहत की ओर बढ़ा दिए। वहीं जब चाहत ने अश्व को अपने करीब आते देखा तो उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गई। अक्सर ऐसा होता था, जब भी अश्व उसे इस तरह से देखा या फिर करीब आता तब भी उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो खुद को संभाल तक ना पाती। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही अश्व उसके करीब आ गया और उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। लाल रंग की साड़ी उसके ऊपर किसी शादी के जोड़े से कम नहीं लग रही थी। अश्व ने एक गहरी सांस छोड़ी, जिसे देख चाहत का चेहरा लाल हो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज वो अश्व के दिल के भावों को समझ रही थी। अचानक ही अश्व उस पे पीछे आया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। चाहत ने आईने में से ही उसके चेहरे को देखा तो अश्व ने हल्के से उसके पल्लू को उसके सिर पर रख दिया। चाहत की पलकें अपने आप ही शर्म से झुक गई, खुद को इस तरह से दुल्हन सा बना पाकर। अश्व का उन गहरी नजरों से देखना ही उसकी नजरों में हया भरने के लिए काफी था। बहुत सुंदर लग रही हो, अश्व ने धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया, जिसे सुन उसके कान और गाल दोनों लाल हो गए। भले ही अश्व ने अब तक उसे ना छुआ हो, लेकिन शायद वो उसके दिल को छू रहा था। उसका इस तरह से खुद को देखकर सुंदर कहना चाहत को खुद पर गर्व करने पर मजबूर कर रहा था। आखिर अश्व ने आज पहली बार उससे कुछ कहा था और वो भी उसकी तारीफ थी। चाहत उसकी उन गहरी नजरों को और ना सह पाई और वहां से भागकर वो सीधे चेंजिंग रूम में गई।
अंदर जाने से पहले उसने पलटकर अश्व को देखा जो एक होंठ को अपने बालों में फेर रहा था और दूसरे से अपने सीने पर मार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिल को धड़कने से रोक रहा हो। चाहत उसे इस तरह से देखकर खिलखिला दी और अंदर चली गई। यहाँ वो दोनों ही खुश थे, अपने छोटे छोटे खुशहाल पलों के साथ, इस बात से अनजान कि जिस मेहमान को उन्होंने कल बुलाया है वो उनकी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। आने वाले भविष्य से अनजान वो दोनों खुश थे उन छोटे से खूबसूरत लम्हों के साथ। एपिसोड 61। अगले दिन सुबह का समय था। आज वट सावित्री का व्रत था और चाहत सुबह 5 ही बजे उठ गई थी। वो जैसे ही बेड से उठकर गई, अश्व की नींद खुल गई। उसने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए और वर्कआउट करने चला गया। लगभग आधे घंटे वर्कआउट करने के बाद वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई वैसे उसकी आंखों के सामने चाहत खड़ी थी और इस वक्त उसने सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट पहना हुआ था। ब्लाउज उसके कंधे से हल्का सा सरक गया था जिस वजह से उसका कंधा साफ दिख रहा था। पेटीकोट भी घुटने तक था क्योंकि उसने इस वक्त उसे मोड़ रखा था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उसने अश्व को वहां देखा। खुद को छिपाते हुए वो जल्दी से घूम गई। वहीं अश्व ने भी अपने सिर घुमा लिया था। उसका उसे इस तरह से देखने का अंदाजा नहीं था। वो नहीं चाहता था कि चाहत उसे कुछ भी गलत समझे, इसलिए उसने सफाई देते हुए कहा, वृंदा, मैं जानबूझकर नहीं आया था जहां मैं बस आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहता था, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। वो नहीं चाहता था कि चाहत उसकी नीयत के बारे में कुछ गलत सोचे। उसके दिल में चाहत के लिए जो कुछ भी था उसे वो समझता तो नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि वो उसे कभी गलत नजरों से नहीं देख सकता था और वो नहीं चाहता था कि चाहत उसे गलत समझे। उनके बीच वैसे ही काफी सारी प्रॉब्लम थी और उसके बाद अगर चाहत उसे गलत समझती तो शायद उन दोनों का रिश्ता खराब हो जाता। मैं सच कह रहा हूं वृंदा, मैंने जानकर नहीं। आई एम सॉरी। वो अपनी बात को रख नहीं पा रहा था। वो हमेशा से ऐसा ही था, कभी भी अपनी बात साबित नहीं कर पाता था और ना ही वो कह पाता था जो उसके दिल में था। उसने अपने होंठ में बेचैनी से होंठ फेरा क्योंकि छत कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा हो। वही जब चाहत ने उसे इस तरह माफी मांगते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ गलत तो नहीं किया था, वो तो बस अपने कमरे में आ रहा था और अगर उसने गलती से उसे इस तरह से देख भी लिया तो उसमें उसकी गलती नहीं थी। अश्व अपनी ही आत्मग्लानि से मरा जा रहा था। उसके दिल में इस वक्त यही सवाल था कि चाहत उसे गलत समझ रही थी। उसके दिल कोई भी गलत इंटेंशन नहीं थे। भले ही वो पति पत्नी थे लेकिन आज तक उनके बीच वैसा रिश्ता नहीं था और अब जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो ये हो गया। आई एम सॉरी वृंदा, मैंने ये सब नहीं चाहा था, मैं बस। अश्व कह ही रहा था कि तभी चाहत ने उसके कंधे पर होंठ रखा। अश्व ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके डांटने का इंतजार करने लगा। उसने अपनी नजरें घुमाकर उसकी ओर देखा भी नहीं क्योंकि उसका दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था। चाहत का होंठ अपने कंधे पर होंठ रखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो इंतजार करने लगा कि कब चाहत उसकी गलती की सजा उसे दे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसके दिल को एक प्यारा सा सुकून मिला। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने कमरे में आना गलत नहीं है। चाहत की बात सुनकर उसके दिल को सुकून तो मिला लेकिन उसके दिमाग में अब भी यही था कि वो उसे इस तरह नहीं देखना चाहता था। मैं सच में, वो कह ही रहा था कि तभी चाहत उसके आगे आकर खड़ी हो गई लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। चाहत ने जब उसे आंखें बंद करते देखा तो उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। ना जाने क्यों लेकिन आज उसकी आंखों में अश्व के लिए कुछ ज्यादा था, एक दोस्त से कहीं ज्यादा। उसकी आंखों में खुशी थी, सुकून था इस बात का कि उसके जैसा इंसान उसकी जिंदगी में था जो उसे गलत तरीके से कभी नहीं देखना चाहता था। वरना आजकल तो एक पल नहीं लगते किसी के कपड़े निकालने में। मैंने कपड़े पहने हुए हैं, मुझे तुम पर विश्वास है अश्व। चाहत ने जैसे ही कहा वैसे ही उसकी आंखें खुल गई। उसका दिल और दिमाग बार बार बस उसी बात को दोहरा रहा था कि उसे उस पर विश्वास था। अश्व के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने चाहत की ओर देखकर कहा, थैंक यू वृंदा, मैं सच में नहीं चाहता था ऐसा करना लेकिन शश, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। चाहत ने उसे चुप करा दिया, बस अपने 3 शब्दों से ही ये कि उसे उस पर विश्वास था। अश्व की आंखें उस पर ऐसी टिकी कि फिर हटी ही नहीं। उसकी आंखों में इस वक्त चाहत के लिए बहुत कुछ था लेकिन वो बताना नहीं चाहता था और ना ही वो ये बात समझता था। अनेरा और रिधान दोनों अश्व के घर पर आ चुकी थी। शालिनी जी ने जब उसे वहां देखा तो उनका खून खौलने लगा लेकिन चाहत के लिए वो चुप रही। उसकी वजह से उनके दोनों बच्चे बहुत कुछ झेल रहे थे लेकिन वो इतना तो समझ गई थी कि अब चाहत और अश्व दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो रहा था। लेकिन है कितना ठीक था ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल अनेरा मुस्कुराते हुए अंदर आई और उसकी ये मुस्कान प्यारी नहीं बल्कि शातिर थी जिसे चाहत ने सीढ़ियों के पास खड़े होकर ही देख लिया था। चाहत आए और अनेरा से मिली। अच्छा हुआ तुम आ गई, हम बस पूजा करने के लिए निकल ही रहे थे। उसे देखकर अनेरा मुस्कुराई और तभी उसकी नजरें उसके पीछे खड़े अश्व पर गई। लाल रंग के कुर्ते और पीले रंग के पायजामे में वो बहुत डैशिंग लग रहा था। अनेरा उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। अब तो वो और भी बेचैन हो गई थी उसके लिए जो वो करना चाहती थी। वहीं जब अश्व ने उसे खुद को घूरता पाया तो उसे थोड़ा अजीब लगा।
आज से पहले अनिरा ने उसे ऐसे नहीं देखा था और उसे उसकी नजरें बहुत अजीब लग रही थी जिन्हें समझ पाना बेहद मुश्किल था। अश्व आगे आया और अचानक ही उसने चाहत के कमर पर हौंथ रखकर खुद के करीब कर लिया। वहीं चाहत उसके इस तरह से करीब आने पर हैरान थी। वो उसे लेकर कोने में गई और उसकी ओर देखकर बोली, क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ये सब ना करने को। अनिरा की नजरें अब भी उन दोनों पर थी, जैसे वो कुछ स्कैन कर रही हो उन दोनों में, जिसे अश्व ने बहुत अच्छे से भांप लिया। अचानक ही अश्व ने कुछ ऐसा किया जिसे देख चाहत की धड़कनें और सांसें रुक गई और फिर तेजी से चलने लगी। वहीं अनिरा ने भी उन्हें देखा तो वो जल उठी। एपिसोड 62। वहीं जब अश्व ने उसे खुद को घूरता पाया तो उसे थोड़ा अजीब लगा। आज से पहले अनिरा ने उसे ऐसे नहीं देखा था और उसे उसकी नजरें बहुत अजीब लग रही थी जिन्हें समझ पाना बेहद मुश्किल था। अश्व आगे आया और अचानक ही उसने चाहत के कमर पर हौंथ रखकर खुद के करीब कर लिया। वहीं चाहत उसके इस तरह से करीब आने पर हैरान थी। वो उसे लेकर कोने में गई और उसकी ओर देखकर बोली, क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ये सब ना करने को। अनिरा की नजरें अब भी उन दोनों पर थी, जैसे वो कुछ स्कैन कर रही हो उन दोनों में, जिसे अश्व ने बहुत अच्छे से भांप लिया। अचानक ही अश्व ने आगे बढ़कर चाहत के माथे पर अपने होंठ टिका दिए और उसे चूम लिया। चाहत की धड़कनें और सांसें दोनों रुकी और फिर तेजी से चलने लगी। उसकी आंखें न जाने कैसे उस प्यारे से एहसास से बंद हो गई। अश्व ने भी उसे बस यूं ही अनिरा को दिखाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन अब वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था कि चाहत बस उसके करीब रहे और कहीं न जाए। एक अलग सा सुकून था उसके दरमियां। वहीं अनिरा कुड़ रही थी उन्हें इस तरह से करीब देखकर। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे, उसकी मुठियां भींच गई थी और दांत पीस रहे थे। अचानक ही उसके दिमाग में आ जाने क्या आया जो उसके भाव बदले और वो शैतानी से मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। बस कुछ देर और उसके बाद तुम दोनों का परफेक्ट कपल का एग्जाम्पल तो मैं खुद खत्म करूंगी, अनिरा ने कहा और वहां से जाने लगी। वहीं चाहत और अश्व अब भी वैसे ही थे कि तभी एक क्लिक की आवाज आई। दोनों होश में आए और जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए। उनकी नजरें सामने गई जहां अक्ष अपना फोन लिए उनकी तस्वीर ले चुका था। परफेक्ट पिक उसके मुंह से निकला, जो इस वक्त अपने फोन में उनकी पिक को देखकर कह रहा था। चाहत वहां से भाग गई और अचानक ही अश्व ने उसके पास जाकर उससे फोन छीन लिया। ओहो, किसेस एंड ऑल, हाँ, मेरा भाई बदल रहा है, अक्ष ने उसे छेड़ते हुए कहा, लेकिन अश्व ने उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे उसकी जान ले लेगा। जब उसने खुद को उसे किसी भूखे भेड़िए की तरह घूरते हुए पाया तो उसने वहां से भागने में ही भलाई समझी। वो वहां से गायब हो चुका था। वहीं अश्व ने फोन में देखा। जैसे ही उसने फोन में देखा वैसे ही उसकी आंखों में सुकून का एहसास दौड़ गया, एक ऐसा एहसास जो उसे आज तक नहीं हुआ था। उस तस्वीर में वो और चाहत बिल्कुल किसी कपल की तरह लग रहे थे, किसी परफेक्ट कपल को तरह। उन्हें देख कोई भी कह सकता था कि उनके बीच कितना प्यार है, लेकिन ये कितना सच था ये तो बस वही जानता था। उसे देखकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जो बहुत कम दिखा करती थी। उसने उस तस्वीर को अपने फोन पर सेंड कर दिया और उसे अपने फोन का वॉलपेपर बना दिया। उसके फोन की स्क्रीन पर चाहत और उसके कुछ छोटे से प्यार भले पल की तस्वीर बहुत खूबसूरत लग रही थी। लगभग 3 घंटे बाद वो लोग पूजा करके वापस आ चुके थे। जहां अश्व और चाहत साथ में थे, वहीं अनिरा भी रिधान के साथ अपनी पूजा की थाल लेकर अंदर आ रही थी। चाहत और अश्व ने बहुत कोशिश की उसके बारे में पता करने की, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला और अब वो लोग घर आ चुके थे। चाहत थाल रखने अंदर जा चुकी थी और तभी अनिरा अश्व के पास जा पहुंची उसे प्रसाद देने के लिए। अश्व, अनिरा ने पुकारा तो उसने उसकी ओर पलट कर देखा। प्रसाद, अनिरा ने उसकी ओर वो लड्डू बढ़ाकर कहा। अश्व प्रसाद को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो उनसे चुपचाप उसे लिया और खा लिया। वहीं उसे खाते देखकर अनिरा शैतानी से मुस्कुरा दी, जिसे अश्व देखे बिना वहां से चला गया। अभी कुछ ही समय हुए था जब चाहत अपने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी उसे एक चीख सुनाई दी। उसके कान खड़े जो गए, वो इस चीख को बहुत अच्छे से जानती थी। हाँ, ये चीख किसी और की नहीं बल्कि खुद अनिरा की था जो उसके कमरे से आ रही थी। चाहत जल्दी से उस ओर भागी, उसे लगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। उसके साथ ही अक्ष और शालिनी जी भी वहां आए। रिधान भी उनके पीछे ही था। जब चाहत ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अश्व के हौंथ में अनिरा की साड़ी का पल्लू था और वो उसके बहुत करीब था। वहीं अनिरा रोए जा रही थी। अश्व ने कूदकर चाहत को देखा जिसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। वो अश्व पर विश्वास करने लगी थी, लेकिन शायद वो गलत थी। आज अनिरा और अश्व को उस हाल में देख उसके दिल पर जो खंजर चुभे थे ये वही जानती थी। अब बस देखना यह था कि चाहत किस पर विश्वास करती है, अपने पति अश्व पर या फिर एक औरत पर जिसकी इज्जत पर उसके ही पति ने गंदी नजर डाली थी। एपिसोड 63। सुबह का समय था जब सब हैरान थे अश्व और अनिरा को साथ में उस रूम में देखकर, जहां रिधान के चेहरे पर उन्हें इस तरह देखकर गुस्सा साफ झलक रहा था। वहीं चाहत अपनी नम आंखों से अश्व को देख रही थी। वो उसकी आंखों में देखकर पता लगाना चाहती थी कि क्या वो जो देख रही थी वो सच था या नहीं। उसे इतना तो पता था कि अश्व कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उन दोनों को उस हालत में देखकर उसकी आंखों के आंसू आ गए थे। वृंदा, मैंने ये सब नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं, मैंने ये सब नहीं किया है, कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे वो इस परिस्थिति को चाहत को समझाए, लेकिन वो बस यही कह रहा था कि उसने ये सब नहीं किया। रिधान गुस्से में आग उगलते हुए उसके करीब आया, सीधे अश्व के गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। सबने अपने मुंह पर हौंथ रख लिया, वहीं अनिरा अपने नकली आंसू बहाए जा रही थी। रिधान ने अश्व के कॉलर को पकड़ा और गुस्से में दांत भींचते हुए बोला, मुझे ये तो पता था कि तुम कमीने हो, पेकिम इतना गिरे हुआ हो ये कभी नहीं सोचा था। तुमने अपने ही दोस्त की बीवी पर हौंथ डाला, उसके साथ तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई। अरे कम से कम अपनी बीवी के बारे में तो सोच लेते। रिधान ने चाहत की ओर पॉइंट करते हुए कहा तो अश्व की नजरें उस ओर घूम गई। अश्व जल्दी से उसकी ओर आया और उसके गालों पर अपने हौंथ रखकर आंखों में आंसू लिए बोला, वृंदा मेरी बात का विश्वास करो, मैंने ये सब नहीं किया है। पता नहीं कैसे मेरा सिर घूमने लगा और मैं सच कह रहा हूं, मैंने ये सब नहीं किया। अच्छा फिर तुम दोनों साथ में ऐसे ही आ गए यहाँ। तुमने ऐसे ही उसके कपड़े फाड़े, ऐसे ही तुम यहाँ हो और वो रो रही है। रिधान ने गुस्से में कहा और जाकर अनिरा को अपने सीने में छिपा लिया। वो अब भी अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। सारी परिस्थिति अश्व के खिलाफ हो गई थी। वहीं चाहत अब भी अपनी कठोर आंखों से अश्व और अनिरा को देखे जा रही थी कि तभी अचानक ही उसकी नजर अनिरा पर पड़ी, जो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। चाहत समझ गई कि जरूर उसने ही कुछ किया होगा, क्योंकि आज सुबह जो उसके और अश्व के बीच हुआ और जितना वो उसे जानती थी उसके हिसाब से वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। वो जानती थी कि अश्व लड़कियों की कितनी इज्जत करता है। उसने अश्व की ओर देखा तो पाया कि उसकी आंखों में बस एक ही बात थी कि उसमें ये सब नहीं किया। वो समझ रही थी कि आखिर ये सब किसने किया है। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और अश्व को इग्नोर करते हुए सीधे अनिरा के पास जा पहुंची। रिधान और अनिरा दोनों ने उसे देखा। जहां रिधान के चेहरे पर गुस्से के भाव थे, वहीं अनिरा उसके भावहीन चेहरे को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अब वो क्या करने वाली थी। अचानक ही चाहत ने अनिरा का हौंथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और सीधे उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। ये तमाचा इतना तेज था कि उसके गाल पर चाहत के हौंथ के उंगलियों के निशान बन गए और वो सीधे जमीन पर जा गिरी। चाहत अपने पंजों के बल जमीन पर बैठी और उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए बोली, मुझे लगा था कि तुम हीरोइन हो तो शायद थोड़ी तो सीधी होगी, थोड़ा तो तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान होगा, इसलिए मैंने सब कुछ भूलकर तुम्हें यहाँ पूजा करने बुलाया, लेकिन तुम तो मेरे ही पति पर हौंथ डाल रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सारी बकवास चीजें करोगी और मैं उस पर शक करूंगी? एक बात याद रखना, मेरा और अश्व का रिश्ता तुम्हारे और रिधान जैसे नहीं है जो एक ही पल में शक पैदा हो जाए। कहते हुए उसने उसके बालों को एक झटके में छोड़ दिया, जिससे उसका सिर जमीन पर जा लगा। उसके सिर से हल्का सा खून निकल आया, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज उस पर खून सवार था। आखिर ऐसे कैसे वो लड़की उसके पति पर सवाल उठा रही थी? चाहत ने भले ही पहले अश्व पर विश्वास ना किया हो, लेकिन अब वो जानती थी कि वो ऐसा नहीं है। रिधान ने जल्दी से होश में आते हुए अनिरा को उठाया और अपने पीछे छिपाते हुए चाहत के सामने आते हुए गुस्से में देखा। तुम्हें सच में शर्म नहीं आती वृंदा? तुम्हारा ही पति दूसरी औरत की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था और तुम उसे सजा देने के बजाय मेरी ही बीवी को थप्पड़ मारे जा रही हो। मैं फिर से कह रही हूं, मुझे अश्व पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और एक बात बताओ, तुम अनिरा, अश्व तुम्हें यहाँ जबरदस्ती ही लाया होगा है ना? चाहत ने अनिरा की आंखों में घूर कर पूछा। यहाँ जब अश्व ने सुना कि चाहत को उस पर पूरा विश्वास है तो उसके दिल की बंजर जमीन को जैसे पानी मिला। उसके दिल में सुकून हुआ कि चाहत उस पर विश्वास करती है, वरना आजकल पत्नियां जल्दी अपने पति पर विश्वास नहीं करती थी। उसने अपनी नजरें घुमाकर अनिरा को देखा, जो इस वक्त डरी सहमी चाहत को देख रही थी। अनिरा ने जब उसकी लाल हुई आंखों को देखा तो उसके दिल की धड़कनें रुकने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अगर कुछ भी गलत कहा तो आज ही वो यमराज के दर्शन कर लेगी। उसने डरते हुए उसकी ओर देखा और अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिसे देख चाहत के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अचानक ही उसके करीब आई और उसकी आंखों में देखकर शैतानी से मुस्कुराते हुए बोली, अगर वो तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती लाया तो फिर तुम चिल्लाई क्यों नहीं? मुंह था न तुम्हारे पास, चिल्लाई क्यों नहीं? चाहत ने जो सवाल अनिरा से किया उसे सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं सबकी नजरें बस उस पर जा टिकी और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर अनिरा चिल्लाई क्यों नहीं। वो चिल्ला भी सकती थी। अश्व का उसे दरवाजे से अपने कमरे में लाना, वो भी घसीटकर, बहुत मुश्किल था, और ऐसे में वो एक बार तो चिल्ला ही सकती थी। उस पर भी हॉल और डाइनिंग में सामान बहुत होता है, वो उसे पटक भी सकती थी, लेकिन सब कुछ ठीक था। बस उस कमरे में उसके होने के अलावा उसने एक बार भी रिएक्ट नहीं किया जब अश्व उसे यहाँ ला रहा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। रिधान के साथ साथ सब उसे अविश्वास से देख रहे थे। वहीं चाहत, उसकी आंखों में इस वक्त कुछ और ही था, इससे बदला लेने का जुनून। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई थी उसके पति पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने, और वो भी जो उसने किया ही नहीं है। एपिसोड 64। सभी अब भी अनिरा को देखे जा रहे थे, जो इस वक्त हैरानी से चाहत को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाहत के सवाल का क्या जवाब दे। आखिर वो कैसे खुद को साबित करे कि उसने जो कुछ भी दिखाया है वो सब सच था, जबकि ऐसा कुछ भी था ही नहीं। अश्व ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो खुद ही सबसे झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसे अपना काम करना था। उसका वो काम जिसकी वजह से उसकी सच्चाई किसी से सामने नहीं आती।
वहीं चाहत उसके मौन को देख समझ गई कि वो जो कुछ भी सोच रही थी वो सच था। उसे सिर्फ शक था कि कहीं अनिरा ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल गया था। चाहत में हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और बोली, तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं है ना? क्योंकि अश्व तुम्हें यहाँ लाया ही नहीं, तुम खुद यहाँ आए हो और ये सब किया है। अगर तुम्हें ये लग रहा है तुम्हारी इन ओछी हरकतों की वजह से उस पर शक करूंगी तो मूर्ख हो तुम। उससे ज्यादा विश्वास मैं इस दुनिया में किसी पर नहीं करती। चाहत ने गुस्से में उसे घूर कर गुर्राते हुए कहा और आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी अनिरा को चक्कर आ गया और वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। रिधान ने उसे संभाला, लेकिन उसके पास उन अभी के से कोई नहीं गया। जाहिर सी बात थी, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद अनिरा को बची हुई जगह भी इस घर में खत्म हो चुकी थी। चाहत ने धिक्कार भरी नजरों से उसे बेहोशी का नाटक करते हुए देखा। वहीं रिधान उसे लेकर बाहर जाने लगा, लेकिन उसने रुककर अश्वथ को देखा। उसे उससे नफरत होने लगी थी, क्योंकि उसे लगा कि अनिरा इस हालत का जिम्मेदार कहीं न कहीं अश्वथ है। जबकि ऐसा नहीं था। रिधान और अनिरा वहां से जा चुके थे। अक्ष और शालिनी जी भी अपने कमरे में चले गए, ये सोचकर कि उन्हें कुछ देर अश्वथ और चाहत को अकेला छोड़ देना चाहिए। अश्वथ सिर झुकाए अब भी दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी चाहत का सामना करने की। उसके बाद जो आज हुआ, आज जो कुछ भी हुआ, भले ही उसकी उसमें कोई थकती हो या ना हो, लेकिन चाहत, उसके दिल में तो अश्व के लिए एक अलग ही छाप पड़ गई होगी जो अच्छी नहीं होगी। कोई भी लकड़ी ये नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और औरत के साथ इस तरह से एक कमरे में पकड़ा जाए। और ये सब देखने के बाद भी चाहत ने उस पर ही विश्वास किया, जबकि उस पर कोई भी विश्वास ना करता। वो अभी यही सब सोच रहा था कि तभी एक हॉन्थ आया और उसने उसका हॉन्थ थाम लिया। अश्व ने थकी हुई नजरों को उठाकर देखा तो उसके ठीक सामने चाहत का चेहरा आ गया। उसकी आंखों में आज अलग ही भाव थे जो चाहत ने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। बहुत से सवाल थे जैसे वो उन्हें पूछना चाह रहा हो, लेकिन जबान साथ ना दे रही हो। चाहत ने उसकी आंखों में कुछ पल अपने लिए सवाल देखा और फिर उसे लेकर कमरे के अंदर आई और दरवाजा बंद करते हुए उसे बेड और बिठा दिया। वो फर्स्ट एड किट लेकर आई और उसके सिर पर लगी चोट पर दवा लगाने लगी। उसने उसके सिर पर फूंक मारा और हल्के से बोली, मैं जानती हूं तुम्हारे मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल हैं। मैं उन सबका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी। कहते हुए उसके हल्के से करीब आई और उसके गाल पर अपने हौंठ को रखकर बोली, अगर इस दुनिया में मैं किसी पर सबसे ज्यादा विश्वास करती हूं तो वो तुम हो अश्व, और मैं जानती हूं कि तुम कभी ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे मुझे कोई तकलीफ हो। वो अभी कह ही रही थी कि अचानक ही अश्व उसके गले लग गया। चाहत में उसकी पीठ कर हौंठ रख दिया। उसे समझ थी कि आखिर ऐसे परिस्थिति में उसे कैसा महसूस हो रहा होगा, कैसा लग रहा होगा जब वो इल्जाम उसके सिर आया होगा जो उसने किया ही नहीं। चाहत हल्के से उसके बालों को सहला रही थी जब उसके कंधे पर उसे कुछ गीला महसूस हुआ। उसे पता चल गया कि अश्व आज रो रहा था। आज पहली बार वो उसके सामने रोया था। आज उसके दिल में जितना दर्द वो बयां तक नहीं कर सकता था। उसने अपना सिर उसके गले में छिपा दिया और बोला, मैंने ये सब सच में नहीं किया है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। हाँ, माना कि मुझे बदला लेना है, लेकिन ऐसे नहीं कि अपनी ही नजरों से गिर जाऊं। आई बिलीव यू, चाहत में धीरे से उसके कानों में कहा और उसे अपने गले लगाए ही सांत्वना देती रही। उसने अपने मन में ही सोचा, जिस इंसान ने आज उसे लगभग नग्न अवस्था में देखा और उसके बाद भी कुछ नहीं किया और बल्कि उस पर नजरें तक नहीं डाली, जबकि वो उसकी खुद की बीवी थी, तो क्या वो किसी और के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता था? उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसे पता था अश्व कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। आज उसके आगोश में अश्व अपने दिल के दुख को शांत कर रहा था, लेकिन उसे एक सुकून था कि चाहत उस पर शक तो नहीं करती, कम से कम वो तो उस पर विश्वास करती है। उसके लिए इतना ही काफी था। अब बस देखना यह था कि आखिर कब तक वो दोनों साथ रहते हैं, क्योंकि रिधान और अनिरा अब उन्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाले थे। एपिसोड 65। कुछ समय के बाद अश्व चाहत के गले से अलग हुआ। उसकी आंखें नम थी और चेहरा लाल हो गया था। उसने बहुत रोका खुद के रोने से, लेकिन चाहत की करीबी ने उसे अपने आप को काबू में रखने से रोक दिया और उसके दिल के सारे जज्बातों को बाहर निकाल दिया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनिरा उस पर ऐसा इल्जाम लगाएगी। उसने कभी भी उसे गलत नजरों से नहीं देखा था, भले ही उसे अपने पापा की मौत का बदला लेना था। आखिर वो कैसे उसके साथ ऐसा कर सकती थी? चाहत ने उसके चेहरे को देखा जिस पर इस वक्त खामोशी छाई हुई थी, लेकिन उसके दिल का दर्द चाहत को साफ पता चल रहा था। वो उसके चेहरे को देखकर ही बता सकती थी कि आखिर वो कितना परेशान होगा। चाहत ने उसके चेहरे पर से आंसुओं के निशान को पोंछा और उसके चेहरे को उठाकर अपनी आंखों में देखने को मजबूर किया। तुम्हें किसी भी गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। हम सब तुम पर विश्वास करते हैं, अक्ष और मम्मी भी। अगर वो तुम्हें गलत समझते तो पहले ही तुम्हें डांटते या फिर और कुछ करते, लेकिन वो चुप रहे क्योंकि वो जानते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी सोच तक नहीं सकते, तो करने की तो बात भी नहीं होती। चाहत कह ही रही थी कि तभी अश्व ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में उसे दर्द साफ दिख रहा था। दर्द इस बात का कि आज उसकी वजह से उन सबकी ये दिन देखना पड़ रहा था। उसके दिल में रहा गिल्ट उसे खाए जा रहा था। उसने उसकी आंखों में देखा और दर्द से बोला, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? उसके इस सवाल पर चाहत उसकी आंखों में देखने लगी।
आज चाहत की आंखों में अश्व के लिए कुछ और ही दिख रहा था, कुछ ऐसा जज्बात जिन्हें वो समझ भले ही नहीं पाए थे, लेकिन उनका दिल इसे पाकर सुकून में था। खुद से भी ज्यादा चाहत ने उसकी आंखों में देख वार पूरी निष्ठा से कहा। उसकी आंखों में किसी भी तरह का शक नहीं था, उसे किसी भी तरह का अफसोस नहीं था अश्व पर विश्वास करके। अश्व ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर अचानक ही उसके गले लग गया। चाहत के होंठ हवा में ही रह गए, लेकिन अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, बस तुम और मेरा परिवार मुझ पर भरोसा करे, मुझे और कोई फर्क नहीं है। अश्व में उसके कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए ही कहा। रात का समय हो गया था और रिधान अनिरा को लेकर घर आ गया था। इस वक्त वो उसके बगल में बैठा था और वो रोए जा रही थी। रिधान उसके बालों में होंठ फेर रहा था और उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शांत तब होती ना जब वो परेशान होती। वो सब तो उसके नकली आंसू थे। उसने रिधान के गले लगते हुए रोकर कहा, रिधान, तुमने देखा न कैसे उन्होंने मेरे साथ, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन फिर भी आज सब मुझे ही गलत समझ रहे थे। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया, वो तो उसने किया था। मैंने उस पर विश्वास किया, लेकिन उसने, इतना कहकर वो फुट फुट कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर रिधान का गुस्सा और नफरत अश्व के लिए बढ़ता जा रहा था। उसने अनिरा के सिर पर होंठ फेरा और बोला, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बदला तुम्हारा रिधान लेगा। उन लोगों को मैं चैन से सांस तक नहीं लेने दूंगा। उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की है और अब मैं उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, रिधान ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। वहीं उसकी बात सुनकर अनिरा के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन उसके बड़ी ही चालाकी से उसे छिपा लिया। उसने जो चाहा था वो हो चुका था। उसने यही चाहा था कि अश्व उसके बारे में ना जाने पाए, लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता था? वहीं दूसरी तरफ चाहत अश्व को बाहों में थी। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। जहां चाहत ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, वहीं अश्व अपनी खुली आंखों से छत को देखे जा रहा था। उसके दिल में आज जो कुछ भी हुआ वो यही सोच रहा था। उसे याद था कि आज जब अनिरा ने उसे वो लड्डू दिया था, इसके बाद ही उसका सिर भरी हुआ था और उसने उसे कमरे में सुलाने के बहाने उसके साथ इस कमरे में आ गई। वो यही सब सोच रही थी कि आखिर अनिरा ये सब क्यों कर रही थी, कि तभी उसके दिमाग में अचानक से ही एक बात कौन थी। आखिर ये सब उसी दिन क्यों हुआ जब उसे उसकी फाइल एक मेल के रूप में मिलने वाली थी। हाँ, उसने पिछली बार गलत की थी, उस फाइल को सीधे चाहत के पास भिजवा कर। उसकी मीटिंग थी और उसी वजह से वो उस फाइल को पढ़ नहीं पाया और सीधे चाहत के पास कोरियर कर दी, लेकिन इस बार उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सबसे छिपाकर उस फाइल को मेल पर मांगा लिया और आज दोपहर वो उसके मेल में आ चुका था, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद उसका दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका था और उसका दिमाग उस तरफ गया ही नहीं। लेकिन अब जब उसने अनिरा को इस तरह से नाटक करते हुए देख लिया था तो उसने उस फाइल को पढ़ने का निर्णय लिया। उसने अपना फोन लिया और मेल चेक किया तो उसमें पहले ही वो फाइल आ चुकी थी। उसने कांपते हाथों से उसे प्रेस किया और इसी के साथ वो मेल खुला और एक पीडीएफ फाइल उसके सामने ओपन हो गई। अश्व ने उस फाइल को पढ़ा और जैसे जैसे वो उसे पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं जब चाहत ने उसे फोन में देखते हुए पाया तो वो उठ बैठी और बोली, क्या हुआ अश्व, फोन में क्या देख रहे हो? उसकी बात सुनकर अश्व ने उसकी ओर देखकर हैरानी से कहा, मैंने सोचा भी नहीं था अनिरा ऐसी होगी। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि वो रिधान की बीवी है, लेकिन वो एक क्रिमिनल है, ये मुझे आज पता चला। उसकी बात सुनकर चाहत में हैरानी से उसकी ओर देखा और फिर उस फोन को ले लिया। उसने भी उस फाइल को पढ़ा और हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि अश्व ने अनिरा के बारे में सब कुछ जान लिया था। एपिसोड 66। रात का समय था जब चाहत अश्व के सीने पर सिर रखकर सो रही थी कि तभी अचानक से उसने अपने फोन चलाना शुरू कर दिया। जब चाहत ने उसे इतनी रात को फोन चलाते हुए देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। आज से पहले अश्व कभी भी इतनी रात को फोन नहीं चलाता था, ये बात उसे बहुत अच्छे से पता थी। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो पाया कि अश्व के चेहरे के भाव अचानक ही बदल गए। वो उठ और बैठ गई और उसकी ओर देखकर बोली, क्या हुआ अश्व, इतनी रात को फोन में क्या देख रहे हो और तुम इतने हैरान क्यों हो? चाहत के सवाल को सुनकर अश्व ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने सोचा भी नहीं था अनिरा ऐसी होगी। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि वो रिधान की बीवी है, लेकिन वो एक क्रिमिनल है, ये मुझे आज पता चला। उसकी बात सुनकर चाहत में हैरानी से उसकी ओर देखा और फिर उस फोन को ले लिया। उसने भी उस फाइल को पढ़ा और हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि अश्व ने अनिरा के बारे में सब कुछ जान लिया था। तुम्हें ये कहाँ से मिला? चाहत ने एक बार फिर उसकी ओर देखकर सवाल किया तो उसने भी जवाब में कहा, तुम्हें याद है मैंने तुमसे पूछा था कि मैंने तुम्हें एक फाइल भेजी थी, वो तुम्हें मिली या नहीं, तो तुमने कहा कि तुम्हारे पास कोई फाइल आई ही नहीं। अश्व की बात सुनकर उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो फिर ये वही फाइल है ना? चाहत समझ गई थी कि अश्व ने अनिरा के बारे में सब कुछ जान लिया था। उसके सारे गुनाह अब उसकी मौत का कारण बनेंगे। चाहत ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो अश्व की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो शायद अनिरा के लिए अच्छी तो नहीं थी। उस फाइल में हर एक चीज थी। अनिरा ने अपने बचपन में कितने क्राइम किए, बड़े होकर कितने क्राइम किए और रिधान की एक्स गर्लफ्रेंड को कैसे मारा, उसके हर एक कच्चे चिट्ठे की जानकारी थी उस फाइल में।
भले ही उसकी हार्ड कॉपी चोरी हो गई हो, लेकिन उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी एक बार फिर अश्व के पास पहुंच गई थी और अब उसे अपने कर्मों की सजा भुगतने से कोई भी नहीं रोक सकता था। चाहत ने अपना सिर उठाकर अश्व को देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक और होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी, जो प्यारी थी बिल्कुल भी नहीं थी। चाहत उसकी आंखों में देखकर ही बता सकती थी कि अश्व कुछ अलग सोच रहा था, कुछ ऐसा जो सबकी समझ से परे था, लेकिन अनिरा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अश्व ने फोन रखा और अचानक से ही चाहत एक बार फिर अपने करीब खींच लिया और लेट गया। एक बार फिर वो उसकी बाहों में, उसके सीने पर सिर रखे हुए थी। कुछ पल वो हैरान रही, लेकिन फिर शांत होकर उसके सीने पर अपना सिर रखकर आंखें मूंद ली। तुम कुछ करने का सोच रहे हो अश्व? चाहत ने उससे सवाल किया तो अश्व ने अचानक ही उसके बाल में होंठ घुमाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि अनिरा इतनी शातिर होगी, वरना मैं उसे काबू अपनी दोस्त नहीं बनाता। आखिर वो इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है और धोखेबाज भी। मुझे लगता था कि वो मासूम है और शांत भी, लेकिन उसी मासूम से चेहरे के पीछे इतना भयानक चेहरा होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कहते हुए वो चुप हो गया। चाहत उसके दिल की फीलिंग्स को समझ सकती थी कि आखिर जब अपने ही धोखा दे तो कैसा महसूस होता है। आखिर उसे इन सब के बारे में पता था, उसके साथ भी तो हुआ था। अंशुमान ने उसे धोखा हो तो दिया था। चाहत चुपचाप उसकी बात सुनती रही कि अचानक ही उसने उसके सीने पर अपना सिर और दबाते हुए कहा, तुम कुछ भी करो मैं नहीं बोलूंगी, बस एक बात का ध्यान रखना, इन सब में तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें खोते हुए नहीं देख पाऊंगी। उसका इतना ही कहना था कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले और ऐसा क्यों था ये उसे खुद भी नहीं पता था। उसने उसके सीने में अपना मुंह छिपा लिया। अचानक ही उसे महसूस हुआ जैसे अश्व उसके माथे को चूम रहा हो। वहीं अश्व में उसके माथे पर होंठ रखे और पूरा से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे हमारे बीच कुछ भी बुरा हो। उसकी बात सुनकर चाहत ने नाराजगी से अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा और गुस्से में बोल उठी, मैंने क्या कहा अश्व? तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। भले फिर कुछ भी हो जाए, हम अलग ही क्यों ना हो जाए, इन सब में तुम्हें एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। तुम समझे मैंने क्या कहा? वादा करो कि तुम अपना ध्यान रखोगे, भले ही मैं तुम्हारे साथ रही या ना रहूं। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, भले ही हम दोनों साथ रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी और गालों पर आंसू लुढ़क आए थे। आज पहली बार उसके सामने चाहत के जज्बात बाहर आए थे जो उसके लिए महसूस करती थी, लेकिन आज ये सही समय नहीं था ये से बातें करने का। अश्व ने उसके गालों पर होंठ रखकर उसके आंसुओं को पोंछा और माथे पर एक गहरा चुंबन करते हुए बोला, मैं वादा करता हूं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हें या किसी को भी कोई तकलीफ हो और हमारे रिश्ते पर कोई भी प्रॉब्लम आए। ना ही मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा और ना ही मैं जाऊंगा, फिर चाहे जो हो जाए। इतना कहते हुए उसने एक बार फिर उसके माथे को चूम लिया। चाहत ने सुकून से अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। उसे अश्व पर विश्वास था, लेकिन इस कहानी अनिरा और रिधान पर नहीं। कब क्या हो जाए अश्व के साथ ये उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके इस कहानी में आने के बाद बहुत सारी चीजें बदली थी जिन्हें नकारना बहुत मुश्किल था। अब तक उस कहानी की वृंदा ने अश्व ने दूर जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो दोनों और भी ज्यादा करीब आ रहे थे। अब बस देखना यह था कि चाहत के इस कहानी में आने के बाद, इतनी चीजों को बदलने के बाद, क्या वो अश्व का नसीब बदल पाती है? क्या वो बचा पाएगी अश्व को मरने से? एपिसोड 67। नई सुबह की किरणों के साथ दिन की शुरुआत हुई और इसी के साथ अश्व की नजरें अपनी बाहों में सोती हुई चाहत पर गई। अचानक ही ना जाने क्यों, लेकिन उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अश्व उसके प्यारे प्यारे गालों को देख रहा था जो सोने की वजह से लाल हो चुके थे। उसने उसके गाल को छुआ तो वो आटे की तरह मुलायम लगे। उसने अचानक ही उसके गाल पर हल्का सा पिंच किया और अपने होंठ को पीछे खींच लिया। वो चुपचाप उसके चेहरे के बदलते भावों को देखने लगा कि अचानक ही चाहत ने उसके सीने में अपना मुंह घुसा दिया। उसके दिल की धड़कनें रुकी और फिर तेज गति से चलने लगी। उसे समझ नहीं आया कि उसने चाहत की दूर क्यों नहीं धकेला, लेकिन उसे उसका इस तरह से करीब रहना बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे चाहत की आंखें खुलने लगी और उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो उसके आंखों के आगे अश्व का चेहरा था, जो इस वक्त अपनी गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। इससे पहले कि चाहत कुछ समझ पाती, अश्व ने उसके गाल पर होंठ रखा और अचानक ही उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। उसकी इस हरकत से अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और दिल की धड़कनें बेहद तेजी से बढ़ गई। अश्व उससे अलग हुआ तो उसने अपनी आंखें बड़ी की हुए उसकी ओर देखा। अचानक ही अश्व को होश आया और वो जल्द से बेड से उठते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था। उसमें जल्दबाजी में कहा और वहां से चला गया। यहां चाहत उसे जाते हुए हैरानी से देखती रही और फिर उठकर बैठ गई। उसने अपने सीने पर होंठ रखा और पाया कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। अचानक ही उसकी नजर अपने सामने आईने पर गई, जहां उसे अपना चेहरा दिखा। उसके गाल लाल हो चुके थे और ये क्यों था ये उसे खुद भी नहीं पता था। उसने अपने लाल हुए गालों को देखा और अचानक ही बोल पड़ी, ये क्या था? मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? उसने खुद से ही कहा और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। आज से पहले उसकी ये हालत तो कभी नहीं हुई। फिर आज क्या हो गया था? क्या उसे अश्व के करीब आने से फर्क पड़ता था? क्या वो उसे पसंद करने लगी?
इस वक्त उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र घड़ी पर गई, तब वो हड़बड़ा कर उठी। सुबह के 8 बज गए थे और उसे अपनी शॉप पर भी जाना था। वो जल्दी से उठी और नहाने चली गई। वहीं दूसरी तरफ अश्व पुशअप्स कर रहा था। इस वक्त उसने सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था। उसके एब्स और मसल्स साफ दिखाई दे रहे थे और उस पर जमे पसीने तो किसी मोती की भांति लग रहे थे। वो एक्सरसाइज कर तो रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान कहीं और ही था। हाँ, उसका ध्यान अब भी वहीं था जहां उसने चाहत की चूमा था। भले ही माथे पर, लेकिन वो एहसास बहुत ही अलग था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सूखे दिल पर बहुत सालों बाद झूमकर बारिश हुई हो। ऐसा लगा जैसे आज उसके अरमानों को उसकी मंजिल मोली थी। बहुत सुकून था उस एक पल में जब उसने चाहत के माथे को चूमा था। उसका रोम रोम सिहर उठा था उस एहसास से। उसे नहीं पता था कि चाहत भी उसके बारे में ऐसा फील करती होगी या नहीं, लेकिन उसके दिल में जो चाहत के लिए था वो कुछ ज्यादा ही था, कुछ ऐसा जिसे समझना इस वक्त उसके बस की बात नहीं थी। अचानक ही वो अपनी पीठ के बल लेट गया और अपने सिर के नीच हाथ टिकाकर छत की ओर घूरने लगा। आखिर क्या हो रहा है मुझे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर अब क्या हो गया? आखिर वो क्या चीज तुम वृंदा? मुझे समझ नहीं आ रहा। अचानक से तुम्हारे साथ रहने का मन क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों दिल कर रहा है कि तुम्हें इस दुनिया से छिपाकर कहीं रख लूं और फिर कहीं भी ना जाने दूं? पता नहीं क्या किया है तुमने मेरे साथ, लेकिन जो कुछ भी किया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम सिर्फ मेरी हो और मुझसे दूर जाने का हक तुम्हें नहीं है। उसने खुद से ही कहा और हल्के से मुस्कुरा दिया। अभी वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाया तो पता चला कि उसे इसी वक्त मीटिंग के लिए जाना था, जो कि बहुत जरूरी थी। वो उठा और उसने अपनी टी शर्ट पहनी और अपने कमरे में चला गया। लगभग आधे घंटे बाद चाहत हॉल में थी और अपनी शॉप पर जाने के लिए अश्व का इंतजार कर रही थी, जब उसे पता चला कि अश्व अपनी मीटिंग के चलते पहले ही जा चुका था। उसने गहरी सांस ली और घर से बाहर निकलकर एक टैक्सी ली। कार में बैठी हुई वो यही सब सोच रही थी कि आखिर अश्व को क्या हुआ और उसे क्या हुआ था जो अश्व का उसके करीब आना उसे भा रहा था। अचानक ही उसका गला सूखने कहा और उसने ड्राइवर से पानी मांगकर पी लिया। उसने आंखें बंद की और खिड़की से अपना सिर टिका दिया। अगले कुछ ही पलों में वो सो चौको थी, एक गहरी नींद में जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी। अचानक ही उस ड्राइवर ने अपना सिर घुमाकर चाहत की ओर देखा जो सो गई थी, और फिर अपना ध्यान ड्राइविंग में लगाकर उसने खुद से ही कहा, सॉरी मैडम जी, लेकिन आपको किसी अनजान पर इस तरह आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो मेरे जैसा कमीना इंसान हो। इतना कहते हुए उसने कार की स्पीड बढ़ा दी और उसे एक सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दिया। चाहत अब भी बेहोश थी, हर एक चीज से बेखबर कि अब उसके साथ क्या हो रहा था और क्या होने वाला था। ना जाने कैसे वो इस मुसीबत से बाहर निकलने वाली थी। एपिसोड 68। एक अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधी चाहत झूल रही थी। उसके आंखें अब भी बंद थी और वो होश में नहीं थी। उसके आसपास क्या हो रहा था क्या नहीं, इसका उसे कोई होश नहीं था। अचानक ही उसकी आंखें खुली और उसने खुद को कुर्सी से बंधे हुए पाया। उसने अपनी आंखें धीरे से उठाकर सामने की ओर देखा और पूरे कमरे को देखा तो पाया कि वो एक अजीब से कमरे में बंद थी। उसे याद आया कि वो कार में बैठी थी और फिर उसने पानी पिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और उसे कुछ भी याद नहीं रहा। उसने अपनी नजरें पूरे कमरे में घुमाई। अंधेरे और धूल के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिया। पैनिक करने के बजाय उसने दिमाग से काम लेना जरूरी समझा। उसे समझ आ चुका था कि इस वक्त वो किडनैप हो चुकी थी और उसे किडनैप करने वाला इंसान था कौन ये भी उसे नहीं पता था। उसने खुद के हौंठ को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक साया अंदर की ओर आया। चाहत के अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी की और ध्यान से देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर वो इंसान है कौन। उसे इतना समझ आ चुका था कि उसे किडनैप करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि यही है, मगर उसे ये नहीं पता था कि आखिर इस कहानी में उसका ऐसा भी कौन सा दुश्मन पैदा हो चुका था जो उसे इस तरह से अगवा कर लाया था। धीरे धीरे वो आदमी अंदर आने लगा और एक एक कर उसका शरीर दिखने लगा। चाहत बड़े ही गौर से उस इंसान को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो है कौन। कुछ ही समय में वो आदमी उसके सामने था, लेकिन अब भी उसे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि कमरे में अंधेरा और उस पर भी दरवाजे से आती रोशनी उसकी अंहों पर पड़ रही थी। चाहत अभी कुछ समय पाती कि तब तक वो आदमी उसकी ओर झुका और उसके कानों में बोला, हेलो मिसेज वृंदा अश्वा धनराज, कैसा लग रहा हुआ यहाँ पर आकर। उस आदमी की वो ठंडी और गहरी आवाज चाहत के कानों में गई, जिस पर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो बहुत अच्छे से जानती थी इस आवाज को। यही वो आवाज थी जिससे वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करती थी, फिर वो कहानी के अंदर हो या फिर बाहर। हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि खुद रिधान था। अचानक से एक पीली रोशनी आई और सीधे रिधान के चेहरे पर आकर गिरी। उस इंसान को देख चाहत की आंखें और मन दोनों ही नफरत से भर गया। उसे समझ आ रहा था कि अब ये कहानी अपने अंत की ओर थी और शायद इस बार इसका अंत भी वैसा ही होने वाला या फिर कुछ अलग वो चाहे तब। रिधान ने उसके गालों को अपने हाथों के बीच दबाया और उसे अपनी ओर देखने पर मजबूर किया। चाहत ने नफरत भरी नजरों से उसकी ओर देखा तो रिधान अचानक से हंसने लगा। अच्छा लगा तुम्हारी आंखों में खुद के लिए नफरत देखकर, और इस नफरत को खत्म मत होने देना। तुम्हारे पति ने मेरी बीवी के साथ जो हरकत की है ना, उसके बाद मेरा मन होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही करूं। ये सब उसने अपने दांत भींचते हुए कहा।
तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे साथ क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है, चाहत ने अपनी नफरत भरी आंखों से देखते हुए कहा। तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता? देन वेट लेट मी शो यू समथिंग। रिधान ने अपनी लाल आंखों से उसकी ओर देखा और अचानक ही उसने चाकू लिया और उसकी कुर्ती का कंधा फाड़ दिया। चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रिधान ऐसा उसके साथ करेगा। उसने सोचा था कि शायद इतने सालों में वो बदल गया होगा, लेकिन नहीं। इस कहानी का नायक होकर भी वो खलनायक बना हुआ था, अपनी हरकतों की वजह से। रिधान ने अपना रुख उसके सीने की ओर किया और चाकू से उसकी कुर्ती पर बंधी उस डोरी में चाकू को फंसा दिया। चाहत की आंखों में डर समा गया था। उसके होंठ भी बंधे हुए थे जिस वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उसने बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन वो खुद के छुड़ा नहीं पाए। यहाँ रिधान ने शैतानी से मुस्कुराते हुए चाहत की ओर देखा और उसकी डोरी खींचने ही वाला था कि तभी अचानक से चाहत चीख उठी। नहीं नहीं प्लीज, ये नहीं। चाहत की आंखों और चेहरे पर डर देख उसके होंठों पर वो शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने चाकू फेंका और बोला, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, ने तो अगली बार मुझसे इस तरह से बात करने से पहले 100 बार सोच लेना, और हाँ, कुछ भी चालाकी करने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे साथ मैं कुछ भी काट सकता हूं, कुछ भी। इतना कहकर उसने उसके बालों को एक झटके में छोड़ जिससे उसका सिर एक तरफ घूम गया। रिधान वाहन से चला गया और चाहत वो वहीं रह गई, कुर्सी से बंधी हुई, लाचार सी। आज पहली बार उस मजबूरी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपना सिर झुका लिया। आज से पहले उसे इस तरह से महसूस नहीं हुआ था। इतना बेइज्जत उसने कभी महसूस नहीं किया। उसे अश्व की याद आ रही थी जिसे उसके किडनैप हो जाने की खबर तक ना थी। वो तो अब भी अपनी मीटिंग में व्यस्त था, यहाँ की परिस्थितियों से अनजान। एपिसोड 69। रात हो गई थी और अब तक चाहत घर नहीं आई थी। अक्सर वो 10 बजे तक घर वापस आ जाती थी, लेकिन आज 10:30 बज गए थे। अश्व उसकी शॉप पर सीधे अपने ऑफिस से पहुंचा। उसे लेने तो पाया कि इस वक्त दुकान बंद थी। उसे कोई शक नहीं हुआ क्योंकि वो चली जाया करती थी घर, मगर उसे बताती जरूर थी। आज मीटिंग की वजह से वो उससे बात तक नहीं कर पाया था। उसने उससे घर जाकर ही बात करने के बारे में सोचा और कार में बैठकर घर की ओर निकल गया। यहाँ घर पर अलग ही माहौल था। शालिनी जी सोफे पर बैठी बेचैनी से दरवाजे की ओर देख रही थी, वहीं अक्ष वो किसी को फोन लगा रहा था। दोनों को ही चाहत की फिक्र हो रही थी। वो अब तक घर नहीं आई थी और बहुत रात भी हो चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि आज उसके सतह ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। अभी वो लोग हैरान परेशान थे कि तभी वहां पर अश्व आ पहुंचा। शालिनी जी हड़बड़ाकर उसके पास गई और बेचैनी से बोली, अश्व अश्व वृंदा, वो अब तक घर नहीं आए। वो कहाँ है? वो फोन भी नहीं उठा रही है। पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची। शालिनी जी का रोकर बुरा हाल हो चुका था। वहीं जब अश्व ने उनकी बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि आखिर वो लोग कहना क्या चाहते हैं। अगर वो घर नहीं आई तो कहाँ गई? उसका इस शहर में कोई था नहीं और उसके और चाहत के बीच ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था जो उससे नाराज हो। ना वो दुकान पर थी और ना ही घर पर, तो आखिर वो गई कहाँ? उसके दिमाग में अभी यही सारी बातें कौंध रही थी कि तभी उसने शालिनी जी ने कहा, आपने उसका कॉल ट्राई किया? हो सकता है रास्ते में हो। उसकी आवाज में फिक्र साफ झलक रही थी। उसे फिक्र हो रही थी चाहत की। ना जाने किस हाल में होगी वो इस वक्त। उसने अक्ष से पूछा तो उसने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, मैंने उसका फोन ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ बता रहा है। मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। अक्ष की बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। उसने उसकी ओर देखा और बोला, क्या मतलब फोन नहीं लग रहा है? मैं अभी जाकर उसे ढूंढ कर लाता हूं, हो सकता है वो रास्ते में हो। उसने कहा और बिना किसी की बात सुने वहां से भागते हुए चला गया। यहाँ चाहत अब एक बार ओहुर बेहोश हो गई थी। कोई आकर उसे एक इंजेक्शन लगा गया था जिसके बाद वो बेहोश हो गई। वहीं उसके ठीक सामने इस काय, अनिरर और रिधान खड़े हुए थे। हाँ, ये सब अनिरर को मर्जी से हुआ था। एक बार फिर उसने अपने नकली आंसू रिधान के सामने बहा दिए थे जिसका खामियाजा आज चाहत को भुगतना पड़ रहा था। खैर, इस वक्त वो बेहोश थी। अनिरा ने रिधान को और बाकी सबको बाहर भेज दिया और खुद अंदर ही रही चाहत के सामने, लेकिन इस वक्त वो बेहोश थी। अनिरा ने पानी का जग उठाया और उसके मुंह पर पानी फेंक कर मारा। चाहत गीली हो गई और उसकी आंखें हड़बड़ा कर खुल गई। उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो मक्कारी से मुस्कुराती हुई अनिरा पर उसकी नजरें चली गई। चाहत की भौहें सिकुड़ गई उसे एक बार फिर अपने सामने देख। वो जानती थी कि ये सब उसने ही करवाया था। आखिर वही तो थी इस कहानी की वजह। भले ही वो मुख्य किरदार हो, लेकिन फिर भी उसकी हरकतें विलेन वाली ही थीं। चाहत ने अपनी भौहें सिकोड़कर उसकी ओर देखा तो वो और मक्कारी से मुस्कुरा दी। और कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? हम बहुत अच्छा ना, कहते हुए वो उसकी करीब आई और सामने रखी चेयर पर बैठते हुए बोली, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि हमारी मुलाकात इस तरह से होगी, लेकिन क्या करूं, तुम दोनों हमेशा मेरे काम के बीच में आ जाते हो जिसके बदले में मुझे कुछ न कुछ करना पड़ता है। पहले वो अश्व मेरी जानकारी की फाइल निकलवा रहा था और अब तुम उन सबके बारे में पुलिस को बताने जाने वाली थी। क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने देती? नहीं ना। कहते हुए वो किसी साइकोपैथ की तरह हंस दी। चाहत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करना क्या चाह रही थी।
आखिर उसकी जिंदगी का मकसद क्या था? आखिर वो उससे क्या चाहत थी? उसके इन सभी चीजों को करने का क्या मतलब था? तुम चाहती क्या हो अनिरा, जो तुमने उस लड़की को मार दिया? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और अश्व, वो तो तुम्हारा दोस्त था ना, फिर उसके साथ ये सब क्यों किया? उसने तो कुछ गलत नहीं किया था तुम्हारे साथ। चाहत ने नफरत भरी नजरों से उसे देखकर कहा। अचानक ही अनिरा उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें किसी पागल की तरह हो चुकी थी। जो इस किया क्या कर रहा था ये उसे खुद भी नहीं पता था। तुम्हें नहीं पता क्या? वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। वो मेरी जानकारी वाली फाइल लेकर उसे रिधान को सब कुछ बताने वाला था। तुम्हें क्या लगता है उतनी आसानी से मैं ये सब होने देती? अरे ये मेरी कहानी है और इस कहानी की हीरोइन सिर्फ मैं हूं और ये कहानी सिर्फ मेरी मर्जी से चलेगी। तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अनिरा ने चिल्ला कर कहा। तुम जानना नहीं चाहोगी ये सब क्यों कर रही हूं मैं? क्योंकि इस कहानी की हीरोइन हूं मैं। यहाँ सबकी नजर सिर्फ मुझ पर होगी। सब सिर्फ मुझे चाहेंगे, सबकी सिंपैथी और प्यार सिर्फ मुझे मिलेगा और किसी को नहीं। और एक मुख्य नायिका का अटेंशन मैं तुम्हें कैसे लेने दूं वृंदा? बताओ, मुझे पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, जो तुम्हें विलेन बनकर मेरी जिंदगी में दखल देना है। अरे रहो ना अश्व के साथ उसके पैरों की जूती बनकर, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उसके सिर का ताज बनना है। तुम्हें इस कहानी की हीरोइन बनना है। तो फिर अब भुगतो। मेरे रास्ते में आने वाले हर कांटे को हटाना बहुत अच्छे से जानती हूं मैं, अनिरा ने कहा और शैतानों की तरह मुस्कुरा दी। वहीं चाहत को उसका ये रूप देखकर कोई हैरानी नहीं हुई थी। वो जानती थी जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं, खासकर इस कहानी में। उसे अनिरा का वो रूप भयानक मार्ग बल्कि बचकाना लग रहा था। को एक लॉलीपॉप छीन जाने से रो रहा था। अचानक ही चाहत में उससे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसकी आंखें गुस्से में काली हो गई और वो बौखला गई। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही चाहत की उस बात को सुनकर। तुम्हें पता है अनिरा, तुम इस वक्त एक बकरी को तरह बर्ताव कर रही हो जो आज हलाल होने वाली है। उसकी इस बात पर अनिरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने सीधे चाहत के गालों पर एक तमाचा जड़ दिया। उसके होंठों से खून निकल आया, लेकिन वो चिढ़ाने वाली मुस्कान नहीं गई। वो जानती थी कि अनिरा को गुस्सा दिलाने के लिए उसे क्या करना है और उसे बेवकूफ बनाने के लिए भी। एपिसोड 70। चाहत अनिरा और रिधान के द्वारा किडनैप हो चुकी थी और इस वक्त वो कुर्सी से बंधी हुई थी। जहां रिधान कमरे के बाहर जा चुका था, वहीं अनिरा इस वक्त बेशर्मी से उसके सामने खड़ी हुई थी। चाहत ने उसकी आंखों में देखा तो वो समझ गई कि उसके सामने खड़ी उस औरत की आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं थी। उसने उसकी आंखों में गुस्से में देखा और अगले ही पल उसे ऐसा कुछ कहा जिसे देखकर अनिरा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुम्हें पता है अनिरा, तुम इस वक्त एक बकरी को तरह बर्ताव कर रही हो जो आज हलाल होने वाली है। उसकी इस बात पर अनिरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने सीधे चाहत के गालों पर एक तमाचा जड़ दिया। उसके होंठों से खून निकल आया, लेकिन वो चिढ़ाने वाली मुस्कान नहीं गई। वो जानती थी कि अनिरा को गुस्सा दिलाने के लिए उसे क्या करना है और उसे बेवकूफ बनाने के लिए भी। और हुआ भी ऐसा ही कुछ जैसा कि चाहत ने सोचा था। अनीर को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में उसके बालों को नोचकर उसे अपनी ओर देखने पर मजबूर किया और दांत पीसते हुए बोली, बकरी इस वक्त मैं नहीं, बाकी तुम हो जो आज हलाल होने वाली है। लेकिन इतनी आसानी से नहीं। इतनी आसानी से तुम्हें थोड़ी ना मार देंगे हम, थोड़ा तुम्हें तड़पाएंगे, थोड़ा अश्व को। कहते हुए उसने अपनी एक आंखें दबा दी और मुस्कुराते हुए उससे दूर होकर कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी चाहत ने उसे नफरत भरी नजरों से देखकर कहा, सच में अनिरा, आज तुमने साबित कर ही दिया कि अपने ही घर में कभी सांप नहीं पालना चाहिए, वरना वो बड़ा होकर हमें ही डिसता है। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें फेर ली थी। अनिरा ने उसकी बात सुनी तो हल्के से मुस्कुरा दी। बिल्कुल सही कहा तुमने वृंदा, कभी भी अपने आस्तीन में सांप नहीं पालने चाहिए, क्योंकि जिस चीज की दुहाई तुम मुझे दे रही हो ना, वो तुम खुद हो। मेरी सच्चाई रिधान को बताने चली थी। अब तुम जिंदा ही नहीं बचोगी। वेल मुझे और कुछ भी नहीं कहा। आखिरी अलविदा प्यारी वृंदा, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी जान अपने आप ही जाने वाली है और वो खुद रिधान करेगा। और अगर कुछ भी हुआ भी तो उसका खामियाजा वो भुगतेगा। उसने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई। चाहत उसे जाते हुए देखती रह गई। आखिर कोई औरत इतनी मक्कार कैसे हो सकती है? अनिरा इतनी बेकार इंसान थी कि उससे कोई उम्मीद रखना ही बेकार था। और रिधान, उसने जो अश्व के पिता धीरज जी के साथ किया, उसके बाद ये साफ साबित हो रहा था कि वो एक सनकी थी। एक ऐसा सनकी जो सिर्फ अनिरा के पीछे पागल था। हाँ, वो था उसके पीछे पागल, और उस पागलपन में उसने किसी की जान ली थी जिसका पछतावा उसके चेहरे पर दिखता तक नहीं था। यहाँ अश्व तेजी से घर के बाहर निकला जब उसका फोन उसकी जेब में रिंग किया। उसने इस उम्मीद में फोन निकाला कि शायद वो चाहत होगी, लेकिन वो किसी और का ही कॉल था। उसका, जिससे आज उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। उसका, जिससे कभी वो सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसे अपना दोस्त मानता था, लेकिन उसके उसी दोस्त ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा और उसके सिर से बाप का साया उठा दिया। अश्व ने देखा कि रिधान का फोन आ रहा था। गुस्से में उसकी जबड़े भींच गए। उसने कॉल कट करना चाहा, लेकिन ना जाने क्या सोचकर उसने कॉल उठा ली। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ से रिधान के हंसने की आवाज सुनाई दी। अश्व को उसकी इस हरकत पर बहुत तेज गुस्सा आया, इतना कि उसका होंठ अपने ही फोन पर कस चुका था। अगर तुमने मुझे अपनी ये बकवास हंसी सुनाने के लिए फोन किया है तो अभी के अभी कॉल कट करो, अश्व ने अपने दांत भींचते हुए गुस्से में कहा। तो रिधान ने भी अपनी हंसी रोकी और बोला,
ओह सॉरी, हाँ आज जो हुआ ना उसके बाद मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। वैसे परेशान तो बहुत हो गए ना इस वक्त, रिधान ने कॉल पर ही धीरे से कहा तो अश्व की भौहें सिकुड़ गई। आखिर कहना क्या चाह रहा था वो परेशान है ये बात उसे कैसे लता चली, लेकिन ना जाने कैसे उसके दिमाग में एक बात खटकी। आज इसकी चाहत से बात नहीं हुई थी और आज वो जल्दी घर भी नहीं आई थी, उसे पर भी रिधान का उसे इस तरह से कॉल करना उसे खटक रहा था। आखिर रिधान ने उसे क्यों कॉल किया था, उसकी परेशानी के बारे में बात करने से उसका क्या मतलब था। अश्व यही सब सोच रहा था कि तभी सामने से रिधान की आवाज एक बार फिर आए। अरे अरे इतना भी मत सोचो, मुझे पता है तुम अपनी बीवी को ढूंढ रहे हो क्योंकि अभी तक वो घर नहीं आए हैं। रात के 11 बजने आए हैं लेकिन अभी तक बीवी घर नहीं आई तो चिंता तो होगी ही ना। खैर ये सब छोड़ो, ये नहीं जानना चाहोगे कि अभी वो है कहाँ, रिधान ने कहा तो अश्व गुस्से में कांप उठा और उसने चिल्ला कर कहा। रिधान मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर वृंदा की कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तू कभी मेरा दोस्त था भी। अब तक तूने जो कुछ भी किया मैंने सब कुछ माफ किया, लेकिन ये मैं बिल्कुल भी नहीं सहूंगा। मैं अभी वहां आ रहा हूं और अगर वृंदा को कुछ भी हुआ तो याद रखना जमीन में गाड़ दूंगा मैं। अश्व की आवाज तूफान को तरह गरजती हुई हो गई थी। रिधान ने जब उसकी बात सुनी तो वो बोल उठा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। याद रखो अश्व धनराज, इस वक्त वृंदा मेरे कब्जे में है और उसे सही सलामत रखना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। जब तक तुम मेरे काम करते रहोगे वो जिंदा रहेगी, जिस पल तुमने काम बंद किया उसी पल वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। रिधान ने भी इस बार गुस्से में कहा। दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जहां कोई अपने प्यार के लिए लड़ रहा था तो कोई जुनून के लिए, कोई अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था तो कोई सुकून और जिद के लिए। खैर इस जंग में कौन जीतने वाला था ये तो समय ही बताने वाला था, लेकिन फिलहाल कोई था जो इन सबसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था और वो थी चाहत। हाँ, चाहत इस वक्त बेहोशी का नाटक करते हुए अपने बंधे हुए हौंठ को खोलने की कोशिश कर रही थी। बहुत जरूरी था उसका यहां से बचकर भाग जाना, वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी जान के साथ साथ अश्व की जान भी जाती। कहानी का अंत नजदीक आ चुका था, जहां किसी न किसी की जान जाना निश्चित था। अब वो नायक या नायिका की हो या फिर खलनायक और उसकी पत्नी की ये नहीं पता था। इस कहानी में बहुत कुछ बदला था, लेकिन असली बदलाव अब करना था जो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था और वो थी चाहत। सिर्फ चाहत ही अब इस कहानी के अंत को बदलकर अश्व को बचा सकती थी, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? दोस्तों ये एक कंप्लीट स्टोरी है तो इसके आगे के एपिसोड भी एक साथ ही अपलोड कर दिए हैं, मतलब अब आप पूरी कहानी का मजा एक साथ ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, इससे हमें आपको और भी कहानियां देने में मदद मिलेगी। आगे की सभी स्टोरी मेंबरशिप वाले सब्सक्राइबर्स को एक साथ ही मिल जाएगी, बाकी फ्री यूजर्स को डेली एक एपिसोड मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।